हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं और डिफरेंशिएबिलिटी का रिवीजन करने वाले हैं क्विकली। ठीक है, तो अपन देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आप क्या स्टार्ट करते हो, जो आपका सब कुछ तक पहुंचने के लिए सबसे फर्स्ट गोल है वो क्या है, एक लिमिट की कैलकुलेशन। अगर किसी x इक्वल टू a पॉइंट पे हमें लिमिट को हमें डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है, जहां x इक्वल टू a आपका इंटरमीडिएट पॉइंट है। अब इंटरमीडिएट पॉइंट हमने आपको पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है, कंटिन्यूटी के अंदर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि x इक्वल टू a वाले पॉइंट पे अगर आप चेक करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx माइनस fa और डिवाइडेड बाई x माइनस a, इस लिमिट को कैलकुलेट करना चाहिए। अगर ये लिमिट आपकी डिफाइंड होती है, ठीक है, एक फाइनाइट वैल्यू आती है, तो ये आपका फंक्शन कहा जाएगा कि डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू a। ठीक है, तो ये लिमिट आपको मेनली कैलकुलेट करनी होती है। ये लिमिट आपका कुल मिलाकर के गोल ये है कि इस लिमिट को आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है, अगर ये आपकी फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो ये फाइनाइट वैल्यू मिलने का मतलब है कि आप तो कह सकते हो कि फाइनाइट वैल्यू के लिए कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अगर ये फाइनाइट नहीं आती है या फिर इट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, अब डज नॉट एग्जिस्ट की कंडीशन दोनों ही तरीके से हो सकती है। कभी हो सकता है कि ये इनफाइनाइट हो जाए और कभी हो सकता है कि आप जो इसमें दो लिमिट्स निकालोगे उनको क्या बोलते हैं हम, RHD और LHD। RHD आपका क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस fx माइनस fa डिवाइडेड बाई x माइनस a, राइट साइड से लिमिट। इसकी RHL को हम बोलते क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। और इस एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती है, दैट मींस x टेंड्स टू a माइनस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, हम उसको बोल देते हैं। ठीक है, अब इसी को लिखने का अलग तरीका क्या होता है कि कई बार कोई ऐसा लिख देता है कि x की जगह मैं a प्लस h सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो लिमिट x टेंडिंग टू x की जगह a प्लस h डाल रहे हैं, तो h टेंडिंग टू 0 प्लस मान लीजिए, तो f ऑफ a प्लस h माइनस fa और डिवाइडेड बाई h। और इसी तरीके से यहाँ पे आप x की जगह क्या डाल दोगे, a माइनस h, जहां h आपका कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि x को आपको कैसा रखना था, a से छोटा रखना था। तो यहाँ पे आपके पास लिमिट आ गया h टेंडिंग टू 0 प्लस। ठीक है, x की जगह आप क्या रखने वाले हो, a माइनस h, यहाँ पे fa और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस h। ठीक है, तो ये आपके RHD और LHD होते हैं। तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, एक सिचुएशन हो सकती है कि ये दोनों ही आपके बराबर आ जाएं, RHD LHD आपने कैलकुलेट किए, बराबर आ गए, फाइनाइट आ गए, तो हम बोल देंगे कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू a। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक इंफिनिटी चला गया या दोनों इंफिनिटी चले गए, तो हम बोल देंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो आपका फंक्शन कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं कि कभी ये मान लीजिए सपोज ये +5 आया, ये आ गया आपका -7, हो सकता है। तो +5 और -7 अगर ये आ रहा है, तो ऐसे केस में आपका RHD LHD तो डिफाइंड था, लेकिन वो आपस में बराबर नहीं थे। और अगर वो आपस में बराबर नहीं हो तो इसका मतलब क्या है कि आपका फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। तो क्या क्या केसेस हो गए, ठीक है, मतलब ये तो नॉट डिफरेंशिएबिलिटी तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। इसमें से एक चीज स्पेशल हम मेंशन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा जा रहा है कि आपका x इक्वल टू a पे आप चेक करने गए और आपको पता चला कि RHD और LHD में से कोई इंफिनिटी निकल गया। ठीक है, तो RHD LHD के इंफिनिटी निकलने का सेंस क्या है, और अगली बार अगर ये फाइनाइट आए, RHD और LHD आपके फाइनाइट आए, भले ही वो दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है। तो आप देखो, अगर इस लिमिट की मैं बात करूं, इस लिमिट का डिनोमिनेटर 0 को टेंड होता है, न्यूमरेटर पता नहीं 0 टेंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वांटिटी आपकी फाइनाइट आएगी, अब आप ये मत सोचना कि fa यहां लिखा है, fa यहां लिखा है तो दोनों बराबर ही आएंगे, 0/0 ही फॉर्म है, नहीं। ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं ऐसे कहूं कि fa इधर से है और ये आपका ऐसा है, तो f ऑफ a प्लस और f ऑफ a के बीच बड़ा गैप है, तो इसलिए fx माइनस fa हमेशा 0 के बराबर नहीं, 0 को टेंड करता हुआ नहीं होगा, बिकॉज fa प्लस इज कमिंग आउट एज दिस मच, fa इज कमिंग आउट एज दिस, सो डिफरेंस विल बी दिस मच क्वांटिटी। जरूरी नहीं है कि वो 0 को टेंड करे। ठीक है, तो अगर RHD और LHD दोनों आपके फाइनाइट आ रहे हैं, RHD सपोज a आ गया, LHD मान लीजिए आपका b आ गया, ठीक है, फाइनाइट आ रहे हैं, लेकिन तो RHD LHD अगर आपके फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट वैल्यू है, ये भी फाइनाइट वैल्यू है, तो अगर फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस तो रहा ही होगा एट x इक्वल टू a।
तो इसका मतलब है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि अगर डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल तभी होगा जब वो पहले से कंटिन्यूअस हो, क्योंकि वही चीज, ये अगर जीरो को टेंड कर रहा है तो इसको भी कैसा होना चाहिए, जीरो को टेंड करना चाहिए, और ये जीरो को टेंड तभी कर सकता है जब fx आपका fa को टेंड करे, और fx अगर आपका fa को टेंड करेगा, ठीक है, f ऑफ a प्लस fa को टेंड करेगा, f ऑफ a माइनस अगर आपका fa को टेंड करेगा, तभी जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगी। और अगर ये ऐसा हुआ कि f ऑफ a प्लस और f ऑफ a माइनस दोनों fa को टेंड करने लग गए, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा था आपका, कंटिन्यूअस था। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। आरएचडी एलएचडी अगर अलग अलग भी हो, फाइनाइट हो, लेकिन तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, ये हो सकता है कि मान लीजिए कि इस केस को हम मतलब डिफरेंशिएबल नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली, है ना। तो ये आपका मेनली रहा। सबसे पहले इसी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपन कुछ फ्रैक्शनल पार्ट वगैरह लगा लेते हैं, उसी में लोगों को दिक्कत ज़्यादा रहती है, तो उसी से रिलेटेड अपन कोई क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, इंटीजर पार्ट ऑफ 2x प्लस एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। ठीक है, और कोई और अच्छा सा, चलिए ये ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन fx इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ cos पाई x, ठीक है, और 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1। ठीक है, x लेस देन और इक्वल टू 1 है, और ये रहा आपका x ग्रेटर देन 1। कहां पे चेक करना है, ऑब्वियसली x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। ठीक है, तो LHD RHD दोनों हम अलग अलग चेक करने जाएंगे, है ना। अच्छा, ये जब हम ये लिमिट चेक करने जाते हैं तो हमें इवन कंटिन्यूटी की भी अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ये लिमिट का कैलकुलेशन हमने कर लिया और वो दोनों RHD LHD बराबर आ गए, तो हमें कंटिन्यूटी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट, देन दिस क्वांटिटी विल बी डिफरेंशिएबल, एंड इफ इट इज डिफरेंशिएबल देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। तो अगर हम RHD निकालने गए, मान लीजिए सबसे पहले x टेंडिंग टू 1 निकाला, fx माइनस fa किया, डिवाइडेड बाई x माइनस a किया, है ना। तो a की जगह क्या है आपका 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, तो RHD मान लो निकाल रहे हैं तो 1 प्लस पे ही चेक कर रहे होंगे, तो 1 प्लस पे आपका ये वाली डेफिनेशन है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 और माइनस f1 का मतलब है ये वाली डेफिनेशन, तो cos पाई बनेगा, cos पाई का इंटीजर पार्ट माइनस 1 आएगा, और नीचे आपके पास है x माइनस 1। जब भी फ्रैक्शनल पार्ट हो तो क्या करना चाहिए, उसको इंटीजर पार्ट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो दिस विल कम आउट एज x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x माइनस 1 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस। ठीक है, तो देखिए क्या बन रहा है, यहां से 2x है ना, माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x कितना रहेगा इस समय, 1 रहेगा, क्योंकि x आप 1 प्लस ले रहे हो, तो दिस विल बी 1। ठीक है, तो x माइनस 2 इंटू 2 2x माइनस 4 प्लस 1 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1। तो नीचे वाली क्वांटिटी जीरो को टेंड कर रही है, ऊपर वाली क्वांटिटी नॉन जीरो है, इसका मतलब रिजल्ट आपका इंफिनिटी आ गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गई। ठीक है, चलिए हम कर लेते हैं RHD के अलावा LHD भी निकाल लेते हैं। LHD निकालेंगे अगर, तो हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस आएगा, f ऑफ x उस समय कौन होगा, ये होगा, तो cos ऑफ पाई x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ cos ऑफ पाई मतलब माइनस 1, है ना, fx माइनस f1 तो वही रहने वाला है, और नीचे आपके पास x माइनस 1। ठीक है, अब इंटीजर पार्ट आ गया। अब ध्यान से देखना, x आपका 1 से छोटा है, तो x आपका 1 से छोटा है, तो इंटीजर पार्ट आप क्या लिखोगे, इंटीजर पार्ट कितना लिखा जाएगा, सोचो। अंदर वाली क्वांटिटी आपकी cos पाई से जस्ट छोटी है, मतलब सॉरी cos का, और मतलब cos के आगे लिखा गया एंगल पाई से जस्ट छोटा है, तो पाई से जस्ट छोटे पे आपकी वैल्यू कहां पे होती है, -1 के ही आसपास होती है, -1 से कुछ बड़ी ही होती है ना। अगर ये -1 से कुछ बड़ा है तो उसका इंटीजर पार्ट कितना मिलना चाहिए, -1 मिलना चाहिए। तो आपका ऊपर क्वांटिटी क्या लिखा हुआ है, -1 प्लस 1। ठीक है, -1 प्लस 1, और नीचे आपका x माइनस 1 लिखा हुआ है, सो दिस इज एग्जैक्ट 0। तो LHD आपका 0 था, बट RHD आपका इंफिनिटी था, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गई। ठीक है,
तो ये अगर लिमिट आप कैलकुलेट करते हो तो फिर आपको और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हर बार जरूरी भी नहीं है कि हम लिमिट से ही जाएं, ठीक है। हो सकता है हमें ज्योमेट्रिकली कुछ समझ में आए, कुछ ग्राफिकली समझ में आए, उसका डिस्कशन करते हैं और रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखते हैं एक बार को, है ना, एक क्वेश्चन हम बाद में भी लेंगे, है ना, इससे रिलेटेड, बट थोड़ा सा देख लेते हैं रीजंस और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या होता है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन RHD का होता है क्या, अगर मान लीजिए ये कर्व है और हम x इक्वल टू ए पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो x इक्वल टू ए पे अगर हम, ठीक है, कॉर्ड का लिमिटिंग केस होता है ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप राइट साइड से चलना शुरू करो तो आपके पास इस P पॉइंट को, सपोज P आपका वेरिएबल पॉइंट है, ये आपका फिक्स पॉइंट A है, ठीक है। तो ये एक PA कॉर्ड बनेगी, ठीक है, इसका कुछ स्लोप होगा, फिर P को और क्लोज ले आओ और क्लोज ले आओ और क्लोज ले आओ, बार बार कॉर्ड की स्लोप बदलती जाएगी। तो जो कॉर्ड, अगर ऐसी कॉर्ड लें जो कि P राइट साइड से स्लाइड होता हुआ A के क्लोज जा रहा है, तो जो PA कॉर्ड बनेगी, ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस पे, ठीक है, वो PA कॉर्ड की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है आपका RHD। और सेम प्रोसेस लेफ्ट साइड से कर दें तो वो रिप्रेजेंट करता है आपका LHD। तो ये रहते थे आपके RHD और LHD, ठीक है। ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था। और ऑब्वियसली जब ये दोनों बराबर हो जाते थे तो आपकी एक फाइनाइट स्लोप की टेंजेंट मिलती थी, ध्यान रहे, फाइनाइट स्लोप की टेंजेंट मिलती थी, ठीक है ना, क्योंकि टेंजेंट तो वर्टिकल भी हो सकती है लेकिन स्लोप उसका इंफिनिटी हो जाएगा, और स्लोप इंफिनिटी आएगा तो हम बोलेंगे क्या कि F, अब सोचो RHD इंफिनिटी आ गया तो क्या बोलते हो तुम, ये थोड़ी देखने जाते अच्छा टेंजेंट है कि नहीं है, नहीं, आप तो सीधा बोलते हो ना कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, ऑब्वियसली, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे क्या चेक करना था कि ये स्लोप्स तो हैं, लेकिन स्लोप्स अगर फाइनाइट स्लोप है तो आप फाइनाइट स्लोप की टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, ऐसे केस में आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। जब फाइनाइट स्लोप की टेंजेंट आपके पास एग्जिस्ट करती है तो x इक्वल टू ए पे आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा। अब रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पे आ जाते हैं वन बाय वन। तो नॉट डिफरेंशिएबिलिटी क्यों हो सकती है, तो अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, अगर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस आपने कहा कि RHD और LHD बराबर नहीं आए, दोनों फाइनाइट थे, बराबर नहीं आए। थर्ड केस हो सकता है आपका कि आपका RHD या LHD आपका खुद ही क्या हो जाए, RHD और LHD डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो और तो कोई केस सच है नहीं, हाँ, मतलब वो, सॉरी, ये तो हमने अलजेब्रिकली इसको दिखा दिया। ग्राफिकली आपका डिसकंटिन्यूटी का केस हो जाएगा ग्राफिकली, और इसके अलावा आप बोल सकते हो कि शार्प पॉइंट वाला, ठीक है, शार्प पॉइंट आ जाए, ठीक है। अब ये तो सभी को पता है, जैसे मॉड x में x इक्वल टू 0 पे शार्प पॉइंट होता है जहां पे अचानक से नेचर आपका चेंज हो जाता है ग्राफ का। और पांचवा होता है आपका, कह लीजिए, ठीक है, ये तो खैर अलजेब्रिकल है, इस पे उतना ज्यादा फोकस ना करें। डिसकंटिन्यूअस अगर ग्राफ, शार्प पॉइंट अगर ग्राफ में दिखे, या फिर वर्टिकल टेंजेंट की जो सिचुएशन है, ठीक है, तो वर्टिकल टेंजेंट की सिचुएशन भी आपका जो पॉइंट, अगर x इक्वल टू एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ग्राफ पे वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करती है तो x इक्वल टू a पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल कहा जाएगा, ठीक है। ये बात, तो ये 3 पॉइंट्स है मेनली आपके, डिसकंटिन्यूटी, शार्प पॉइंट और वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है। अब आप देखिए शार्प पॉइंट वाली जो चीज होती है ना, वो कई बार दिक्कत दे जाती है। शार्प पॉइंट में क्या होता है कि कई बार कोई चाहे तो ग्राफ को सही तरीके से बनाए, कोई चाहे तो ग्राफ को थोड़ा गलत, मतलब अलग तरीके से बनाए, तो वहां उसको शार्प पॉइंट फील होने लगेगा। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपका शार्प पॉइंट अचानक से फील मतलब हो ही, ठीक है। उसको हमेशा क्या करना चाहिए, अगर ऑब्वियस शार्प पॉइंट्स हैं तब तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज आपको चेक करना चाहिए कि उस पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ग्राफ में फील आ रही है कि अच्छा ये तो तेज चेंज होगा तो ये शार्प पॉइंट हो गया, ऐसा नहीं, अपनी फील से नहीं जाना है। ऐसे शार्प पॉइंट जहां पे आपको जरा भी एम्बिग्युइटी हो उसको चेक कर लें, अदरवाइज वहां पे हो जाती है दिक्कत, ठीक है। अब खैर आगे बढ़ते हैं अपन, इसकी बात तो हमने कर ली ज्योमेट्रिकल, और अपन ले लेते हैं एक क्वेश्चन इसके अलावा, है ना। तो जैसे मान लीजिए उसी से रिलेटेड अपना जो अभी तक हमने कहा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, यही आपकी बाइबल है अभी फिलहाल, ठीक है। इतने में ही आपको काम चला लेना है।
तो आपके पास फंक्शन मान लीजिए आपका क्या दिया जाए, इसी को ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका एफ एक्स है ना, एक्स इंटू ई रेज टू पावर इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स प्लस मॉड एक्स, ठीक है, -2 अपॉन, ठीक, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, ठीक है। जब x आपका नॉन जीरो है और जब x आपका जीरो है तो वैल्यू कितनी है इसकी, -1 है। कहाँ पे चेक करना है, x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, ठीक है। ओके, आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है x इक्वल टू 0 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपन निकालते हैं RHD निकालने गए तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, है ना, f ऑफ x, यही है f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0। तो आसान सा है, मतलब बहुत आसान भी नहीं है, x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x का मतलब हुआ x इंटू e की पावर इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, और नीचे आपका इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, ये हो गया fx। f0 आपका -1 है तो इसके लिए +1 हमने डाल दिया, नीचे आपने लगा दिया x, ठीक है, यही था फंक्शन में, ठीक है ना, पक्का, -2 और नीचे आपका, ठीक है। देखते हैं अब हुआ क्या, इस f0 आपका -1 ही था, राइट, f0, ठीक है। देखिए फिर आप अगर नीचे देखें तो आपका 0 की ओर जा रहा है और ऊपर आपके पास वैल्यू जो है कितनी आएगी, 1 को अटेंड करने लग जाएगी। एक काम करते हैं अपन इसको भी -1 की जगह 0 ही ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, लिमिट, अदरवाइज देखो 1/0 बन जा रहा है, आप बता ही दोगे डज नॉट एग्जिस्ट है लिमिट, ठीक है। यहाँ पे अपन ऐसा ले लेते हैं तो x और x कट गए, बाकी बचा आपके पास ये सब, ठीक है। तो जब आप 0 प्लस पे बात कर रहे हो तो आप क्या करोगे, इंटीजर पार्ट असाइन कर सकते हो ना, इंटीजर पार्ट के लिए लिमिट क्या रख सकते हो कि इंटीजर पार्ट ऑफ x कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो दिस इज e रेज टू पावर 0 प्लस, ठीक है, 0 प्लस यहां से आपका मॉड x भी पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस आपके पास नीचे रहेगा 2 और डिवाइडेड बाई दिस इज 1, सॉरी दिस इज 0, इसको क्या लिख देंगे, 2x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ 2x, हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट को इंटीजर पार्ट में बदल लें। तो 0 प्लस पे अगर देखें तो इंटीजर पार्ट ऑफ 2x भी क्या निकल गया, 0 के बराबर निकल गया। तो e की पावर x माइनस 2/2x, e की पावर x माइनस 2/2x ये आ रहा है, और ये आ रहा है, इसका मतलब कि आपका जो फंक्शन है ना, वो यहाँ पे लिमिट आपकी डज नॉट एग्जिस्ट है, बिकॉज अगेन दिस इज नॉन जीरो डिवाइडेड बाई 0, ठीक है। ये आपका LHD रहा, सॉरी RHD रहा, ठीक है। अपन मेनली फोकस किस पे कर रहे हैं, तो ध्यान रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को किस तरीके से डील करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमेशा कन्वर्ट करना है और फिर जहां टेंडिंग वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना है कि एग्जैक्ट वैल्यू का इंटीजर पार्ट कितना आ रहा होगा, ठीक है। LHD की मतलब एग्जैक्ट वैल्यू मतलब जो भी वैल्यूज हैं, मतलब 0 प्लस पे देखें तो ये 0.00002 है ना, इन या 0.00001, इनके इंटीजर पार्ट क्या आ रहे होंगे, इनके बारे में देखेंगे, ठीक है। LHD की बात करें तो LHD इसके लिए कितना आ जाएगा आपका, 0 माइनस पे ही से लिखना शुरू करते हैं, x तो कट ही जाने हैं, ठीक है, और ये बन जाएंगे भाई साहब -1, ये बन जाएगा -x, तो e की पावर में -1 माइनस x माइनस 2, नीचे आ जाएगा आपका इंटीजर पार्ट ऑफ x इज -1 प्लस 2x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ 2x का इंटीजर पार्ट है ना, तो इंटीजर पार्ट ऑफ 2x कितना होगा भाई, 0 माइनस पे बात कर रहे हो, 0 माइनस पे, तो 2x कहाँ पे होगा, 0 से कुछ छोटा होगा, इंटीजर पार्ट -1 मिलेगा, तो दिस इज अगेन -1, सो -1 प्लस 1 कट गए, बाकी बचा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक है। तो आपके पास आया कितना, नीचे 0 ऊपर नॉन जीरो, तो ये क्वांटिटी भी आपकी डज नॉट एग्जिस्ट हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब LHD RHD दोनों ही आपके अनडिफाइंड थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक बार को अलजेब्रा देख लेते हैं फिर से इसका।
तो डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल बाय डिफरेंशिएबल, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों तो डिफरेंशिएबल होंगे, लेकिन इसके लिए आपको स्पेशल केयर रखना चाहिए। किस चीज के लिए? जब आपका डिनोमिनेटर जो है आपका 0 के बराबर हो, ऐसे पॉइंट्स पे आपको चेक करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम नॉट डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉट डिफरेंशिएबल की। तो ऑब्वियसली जैसे डिसकंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस में क्या होते थे, हम दो लिमिट्स को ही ऐड करते थे ना, और कहते थे इट में बी कंटिन्यूअस। वैसे यहां पे भी तो क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी भी तो क्या है, एक डिफरेंशिएबिलिटी भी एक लिमिट है भाई। वो fx की पहले लिमिट होती थी कंटिन्यूटी के टाइम पे, अब है fx माइनस fa अपॉन x माइनस a की। तो अगर दोनों लिमिट्स का सम बराबर होकर के एडजस्ट हो गया, तो ऐसे केस में आपके पास क्या हो जाएगा कि इट मे बी डिफरेंशिएबल और इट मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, फिर इसी तरीके से नॉट डिफरेंशिएबल इनटू नॉट डिफरेंशिएबल कैन आल्सो बी डिफरेंशिएबल, मे बी डिफरेंशिएबल, है ना। इसी तरीके से आप अगर देखें, अब मेन बात जो आती है वो आती है डिफरेंशिएबल इनटू नॉट डिफरेंशिएबल के लिए, और इसी के करस्पॉन्डिंग हमारे मतलब थ्योरम है एक। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल इनटू नॉट डिफरेंशिएबल, सबसे पहले तो इसके लिए कहें तो मे बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये आपका कैसा होगा, मे बी डिफरेंशिएबल होगा, डीएनडी नहीं है, डी डिफरेंशिएबल इनटू नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो है वो भी ऐसा होगा आपका मे बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसके आगे बढ़िए आप, जो अब काम की बात है, इससे आप प्रोबेबल पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी के बाद डील करोगे, लेकिन मतलब कहाँ पे दिक्कत हो सकती है, ऐसे पॉइंट्स को आप चेक करोगे इनके थ्रू। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम ऑब्वियसली लेंगे, लेकिन उसके पहले अपन कवर करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो क्या है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ध्यान रहे, ये सारी कंडीशन पहले फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम आगे की बात करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल बोल दिया, ऊपर डिसकंटिन्यूअस था, तब नहीं। पहले फंक्शन दोनों ही कंटिन्यूअस होने चाहिए, दोनों के बीच प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस रहे और डिफरेंशिएबल इनटू नॉट डिफरेंशिएबल रहे। ठीक है, पहला फंक्शन मतलब एक फंक्शन आपका कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन आपका कैसा है, कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल है। अगर ऐसा केस है, अगर प्रोडक्ट को डिफरेंशिएबल होना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, प्रोडक्ट फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल ओनली व्हेन। ठीक है, प्रोडक्ट फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल कब होगा, ओनली व्हेन, कब होगा डिफरेंशिएबल, जबकि आपका कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है वो 0 के बराबर हो। मतलब उसकी फंक्शनल वैल्यू या फिर लिमिटिंग वैल्यू किसकी, f की। जैसे ये मान लीजिए f है और ये g है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएबल, इनका प्रोडक्ट कब होगा, ओनली व्हेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx या फिर कह लीजिए fa। ठीक है, ऑब्वियसली कंटिन्यूअस है तो fx और fa बराबर ही रहे होंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx और fa ये बराबर हो और इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो। ठीक है, तो पहला फंक्शन अगर आपका कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल है, तो प्रोडक्ट फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कब, सिर्फ तभी डिफरेंशिएबल हो सकता है जबकि आपका कंटिन्यूअस डेरिवेबल वाले की फंक्शनल वैल्यू 0 के बराबर हो। ठीक है, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको यूज करना पड़ता है एज अ शॉर्टकट, आप इसको ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, दिक्कत कहाँ पे होती है, मॉड पे दिक्कत होती है, जैसा कि सभी को पता है। तो मॉड ऑफ fx की अगर कभी बात हो तो कहाँ पे चेक करना चाहिए, पहले तो मॉड ऑफ fx को कहाँ पे चेक करना चाहिए, ऐसे x पे चेक करना चाहिए, ऐसे x इक्वल टू अल्फा पे चेक करना चाहिए जहां पे fx 0 के बराबर होता हो। ठीक है, मॉड ऑफ fx को कहां पे चेक करने की जरूरत होती है, ऐसे x पे जहां पे f ऑफ x आपका 0 के बराबर हो। ठीक है, तो इसको कहां पे चेक करना चाहिए, चेक एट x इक्वल टू अल्फा वेयर fx इक्वल टू 0, जहां पे अंदर वाली चीज आपकी 0 के बराबर हो जाए, मतलब fx आपका 0 के बराबर हो जाए, ऐसे जगहों पे आपको चेक करना चाहिए। तो चेक करने के लिए भी एक शॉर्टकट है, क्या है कि देखिए, if fx is continuous, ठीक है, if fx is continuous at x equal to alpha, अगर उस x equal to alpha पे fx आपका continuous था, ठीक है, then check whether f dash alpha is equal to 0 or not equal to 0। ठीक है, आपको क्या करना है,
आपको पहले देख लेना है कि भाई कहां पे चेक करूं। मान लिया पता चला अल्फा पे, आपको देख लीजिए कि अल्फा पे एफ एक्स कंटिन्यूअस था ना। अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस था तो आप, अगर कंटिन्यूअस ही नहीं था तब नहीं बात करेंगे, कंटिन्यूअस अगर था तो आपको क्या करना है, एफ डैश अल्फा चेक करना है। एफ डैश अल्फा आपका 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर एफ डैश अल्फा 0 आ गया तो फंक्शन मॉड ऑफ एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा, मॉड ऑफ एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा। और अगर नॉन जीरो आया तो मॉड ऑफ एफ एक्स आपका नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये दोनों शॉर्टकट्स आपके काफी काम आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, जब हम डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन इंटरवल की बात करते हैं, ठीक है। और जैसा कि कंटिन्यूटी में भी मैंने बताया था कि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, पक्का उसमें से कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी मिला करके आता ही है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, f इंटू जी था पहली बार में, ठीक है। दोनों को मैं वापस से रिवाइज करा देता हूं, f इंटू जी की बात कर रहे हैं और ये बात तब कर रहे हैं जबकि कंटिन्यूअस दोनों है, एक डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल है। तो प्रोडक्ट फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल ओनली व्हेन कंटिन्यूअस डेरिवेबल वाले की फंक्शनल वैल्यू कितनी हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। बाकी कभी भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, प्रोडक्ट फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वहीं पे अगर हम मॉड ऑफ एफ एक्स की बात करें तो मॉड ऑफ एफ एक्स आपको कब चेक करना चाहिए, ऐसे अल्फा पे चेक करना चाहिए जहां पे एफ ऑफ एक्स आपका 0 के बराबर हो जाता हो, ठीक है। आप क्या करिए उस समय कि एफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू अल्फा पे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात सारी तब ही करेंगे जब एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू अल्फा पे। अगर एफ एक्स ही कंटिन्यूअस है नहीं है तो फिर हम आगे की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एफ डैश अल्फा निकालना है, एफ डैश अल्फा 0 आ गया या नहीं आया, बस यही देखना था, ठीक है। और इतना तो आपको हमें विश्वास ही है कि आप डिफरेंशिएशन करके अल्फा रख ही दोगे वहां। तो एफ डैश अल्फा अगर आपका 0 आ गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल है। आइए इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले अपन देख लेते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन इंटरवल का मतलब क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी उसकी ओर जा रहे हैं हम। तो अगर आप ग्राफ बना सकें तो ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। वहां से भी आपको कई बार पता चल जाएगा कि आपके पास फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स पे आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एक तो ग्राफिकली है ही आपके पास, ठीक है। अलजेब्रिकली अगर अपन देखें तो कहां पे मतलब सबसे पहले तो अगर कहा जाए कि ओपन इंटरवल ए टू बी के लिए तो हमने आपको बता ही दिया कि अगर कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो तो उस पर आपका कैसा होना चाहिए, जैसे ए और बी के बीच में, सॉरी बल्कि ऐसे लिखिए, x1 और x2 के बीच में मान लीजिए कि a कोई पॉइंट है, तो आपको क्या करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx माइनस एफ ए अपॉन x माइनस ए को चेक करना है, ठीक है। अगर ये फाइनाइट आ जाता है तो इसका मतलब कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर आप बाउंड्री पे चेक करने जाएंगे तो क्या करेंगे, तो बाउंड्री पे जैसे x1 पे आप चेक करने गए तो आप मतलब इस केस के लिए इंटीजर सॉरी क्लोज्ड इंटरवल x1 से x2 के लिए गए, तो क्लोज्ड इंटरवल x1 से x2 का मतलब क्या है, अगर आप x1 पे चेक करने जा रहे हो तो आपके पास पीछे साइड का तो कुछ है ही नहीं, LHD का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वैसे ही x2 पे आपके पास RHD का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो जिसका सिग्निफिकेंस है, जैसे यहां पे कहें तो LHD एट x1 आप निकाल सकते, LHD एट x2 एंड RHD एट x1, इसी का सिग्निफिकेंस है, आप निकालिए। तो x1 पे आप डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे, अगर RHD एट x1 आपका फाइनाइट आ गया ना, ठीक है, तो बस आप बोल दोगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल था एट x1। उसी तरीके से LHD एट x2 निकालने गए, अगर वो फाइनाइट आ गया, ठीक है, तो भी आप बोल दोगे कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल था। बाकी हर एक केस में फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट दैट पॉइंट। तो RHD एट x1 अगर आपका फाइनाइट है, LHD एट x2 मतलब जो भी एग्जिस्ट कर सकता है, अगर वो फाइनाइट है तो फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। एक बार पॉइंट्स टू बी चेक्ड की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको दिक्कत हो मतलब कि आपको मतलब एक बार को अंदाजा लगे कि कौन सा पॉइंट ऐसा हो सकता है जहां फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो यहां पे देखा जाए एक बार को कि कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, तो ऐसे सारे पॉइंट जहां पे कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम हो, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस ही नहीं हुआ फंक्शन तो ऑब्वियसली आपका नॉट डिफरेंशिएबल तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो कहां कहां पे चेक कर लेना चाहिए, ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। कहां पे दिक्कत हो सकती है, ऑल द पॉइंट्स वेयर फंक्शन, ठीक है, मे बी डिसकंटिन्यूअस, जहां पे भी वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता हो उन सारे पॉइंट्स को आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है। चेक क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूटी सबसे पहले चेक करेंगे और फिर डिफरेंशिएबिलिटी की ओर प्रोसीड करेंगे,
ठीक है। और उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप लिमिट के निकालना इजी हो, ठीक है। अगर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया है कि एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए निकालना इजी हो तो आप डायरेक्टली वहीं से देख लोगे। सेकेंड पॉइंट, आपके ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही हो, ठीक है। ऐसे पॉइंट जहां पे फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन, ठीक है। और कहां पे दिक्कत आ सकती है, जैसे मान लीजिए कि इंटीजर आपका मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इसकी बात की भी हमने। मॉड ऑफ एफ एक्स में दिक्कत आ सकती है एट एक्स इक्वल टू अल्फा वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू अल्फा या फिर एफ एक्स इक्वल टू 0 कहिए या एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, ऐसे पॉइंट्स पे दिक्कत हो सकती है। और जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा रहता है ना, x माइनस 2 रेज टू पावर मान लीजिए 1/3, ठीक है। या फिर कुछ भी ऐसा, बल्कि इसको मैं जनरलाइज करके लिख देता हूं कि एफ एक्स की पावर में 1/2n+1, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर इस तरीके का केस है, एक्स की पावर हाफ भी रहे तो, अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2n+1, ठीक है। ऐसा अगर केस है तो फिर ऐसे केस में भी एट एक्स इक्वल टू अल्फा वेयर एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्यों है, जैसे इस केस की बात करें हम तो आपके पास इसका ग्राफ कैसा आएगा, एक्स की पावर 1/3 का आपका ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ होता है ना। x की पावर 1/3 का 2 यूनिट शिफ्ट कर दिया मैंने, तो आप देख भी सकते हो कि 2 पे आपके पास टेंजेंट कैसी आएगी, वर्टिकल टेंजेंट आएगी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका डिफरेंशिएशन भी x इक्वल टू 2 पे कितना आएगा, इनफाइनाइट वगैरह आएगा। तो ऐसे केस में वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करती है और इसलिए फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल रहता है। तो कहाँ पे चेक करना है, कंटिन्यूटी वाली सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। डेफिनेशन चेंज ऑब्वियसली वहां पे होगा ही होगा। इसके अलावा अगर नई चीजें कहें तो एक मॉड वाली चीज याद रखनी है और एक वर्टिकल टेंजेंट याद रखना है। ऐसे पॉइंट जहां पे होंगे जहां पे मॉड अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा होगा या वर्टिकल टेंजेंट क्रिएट हो रही होगी, उन जगहों पे हम बोलेंगे कि फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है, ठीक है कि नहीं वो आगे देखा जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया इससे रिलेटेड। अब अच्छा, एक और चीज की बात हम कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको इस तरीके का कोई फंक्शन दिया गया है ना, ये डेफिनेशन चेंज से ही रिलेटेड। मान लीजिए f1x किसी इंटरवल में है, f2x किसी इंटरवल में है, f3x किसी इंटरवल में है, और कहा जाए कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। मान लीजिए कहा जाए फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और ये बड़े आसान सी चीजें दी हूँ, लेकिन इनमें जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल सा, लेकिन कुछ कोफिशिएंट्स मिसिंग हैं। जैसे दे दिया ए की पावर x प्लस बी साइन x में ए बी की वैल्यू बताओ सो दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। किसी एक फंक्शन ऐसा दे दिया और उसमें कहा कि ए बी की वैल्यू बताओ सो दैट फंक्शन में भी डिफरेंशिएबल। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको एक तो कंटिन्यूटी की कंडीशन लगानी चाहिए कि उस पॉइंट पे फंक्शन को कंटिन्यूअस भी होना पड़ेगा, और दूसरा, ठीक है, कंटिन्यूटी की कंडीशन आप लगा सकते हो कि एट एक्स इक्वल टू अल्फा अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके लिए आप एक्सप्रेशन लिख दो कि फंक्शन कंटिन्यूअस किस कंडीशन में होगा, तो एक रिलेशन आपका वहां से मिल जाएगा। इसके अलावा आप क्या करते हैं, ऐसे केसेस में आप सिंपली एफ डैश निकाल लेते हो। क्या करते हो, बेसिकली एफ डैश ना लिखें बल्कि इसको, चलिए एफ डैश ही लिख दिया। F1 डैश लिखने से क्या फर्क पड़ता है, रिजल्ट तक जाना है। F1 डैश, F2 डैश और F3 डैश ऐसा लिख लिया, और इसकी कंटिन्यूटी आप चेक कर लेते हो, ठीक है। इसकी कंटिन्यूटी आप चेक कर लेते हो एट x इक्वल टू अल्फा, ठीक है। x इक्वल टू x1 पे आपने चेक कर लिया कि f डैश, ये जो डिफरेंशिएशंस लिखे हैं इनका RHD LHD बराबर आ रहा है या नहीं, अगर लिमिट इनका बराबर आ रहा है या नहीं। अगर ये दोनों आपस में बराबर आ गए, जैसे मान लीजिए कि ये था आपका x इक्वल टू 1 से लेकर के 3 तक और ये था मान लीजिए 3 से लेकर 4 तक, ठीक है, ऐसा कुछ केस बन रहा था, कहीं पे इक्वलिटी थी मान लीजिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, F1 मान लीजिए 3 पे चेक कर रहे हैं तो अपन एक तो कंटिन्यूटी से रिलेशन बनाएंगे और दूसरा F1-3 और F2-3 चेक करेंगे। अगर दोनों बराबर आ गए तो हम बोलेंगे कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। और अगर आपको मान लीजिए AB निकालना है तो आप दूसरी कंडीशन यहीं से बनाएंगे कि F1-3 शुड बी इक्वल टू F2-3, ठीक है। लेकिन ये सारी बातें हम केवल तभी करते हैं जब हमारा एक्सप्रेशन बड़ा इजी सा हो। कब यूज करना है,
फाइंड ये वाला मेथड याद सभी को होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे ही सॉल्व किए होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो आपके पास जैसे मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, तो आप क्या करो, सबसे पहले तो ये देखो कि चाहे तो रिलेशन निकालना है, चाहे तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ये वाला तरीका वैलिड केवल तभी होगा जबकि आप सबसे पहले ये इंश्योर करो कि ये जो डेफिनेशंस लिखी गई हैं वो बहुत सिंपल सी हो। अगर कॉम्प्लिकेटेड हुई तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो लिमिट निकालना ही ज्यादा आसान होगा इनफैक्ट। तो अगर आप मान लीजिए डिफरेंशिएबिलिटी निकालने जाते हो तो पहले चेक करो, हमेशा ये ध्यान रखो, कई बार लोगों से मिस हो जाता है, कंटिन्यूटी भूल जाते हैं लोग, ठीक है। तो इसमें पहले आपको कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। जब आप लिमिट से करते थे तो आपको कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो हो जाता था डायरेक्टली कि अगर fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए की लिमिट फाइनाइट आती है तो ऑब्वियसली fx कैसा रहा होगा, x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस रहा होगा, है ना। ये आपको पहले से पता था। लेकिन यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी भी चेक करनी पड़ती है, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी पड़ती है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं वो आपको मालूम है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आप बस ऐसे डिफरेंशिएशन निकाल करके उसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक कर लो, अगर वो बराबर आ जाते हैं तो आपका फंक्शन फाइनाइट मतलब डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज वो नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है ये बात, ठीक है। लेकिन ये सारी बातें सिंपल केसेस के लिए ही केवल यूज होंगी, ठीक है, अदरवाइज ये यूज नहीं होंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, दिखने में सिंपल है, ठीक है। ऐसा कुछ रहता है शायद, जितना मुझे याद है, x की पावर 1/3 साइन 1/x, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे 0, ठीक है। इसी फंक्शन के लिए अगर आप देखोगे ना, x की पावर 1/3 या 1/2 ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है कि अगर आप इस मेथड से जाओगे तो फंक्शन आपका जो आएगा, और लिमिट से जो जाओगे, ठीक है, fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए से अगर जाते हो तो दोनों से जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगे। तो आपको फॉलो किसको करना है, लिमिट वाले को फॉलो करना है। ये आपका अल्टरनेट मेथड है, लेकिन ये कभी कभी यूजफुल होगा। जैसे सिंपल एक्सप्रेशंस के लिए यूजफुल होगा, फाइंडिंग कोफिशिएंट्स में ये यूजफुल रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे ये क्वेश्चन है, इसके लिए कहा जा रहा है कि एक सिंपल सा एक्सप्रेशन था, एक पॉलिनोमियल था, कुछ एक्सपोनेंशियल सिंपली जोड़ दिया गया, ट्रिग्नोमेट्रिक जोड़ दिया गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहा जा रहा है कि fx आपका डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1, और ऐसे में आपको a b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे केस में आपको सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करनी है और फिर डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी होगी। तो अगर ये डिफरेंशिएबल बनाना है तो आप सबसे पहले क्या चाहोगे कि आपका मतलब fx जो है x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूटी के लिए ऑब्वियसली फॉर कंटिन्यूटी आपके पास एक रिलेशन आएगा कंटिन्यूटी के लिए कि a प्लस बी आपका 3a माइनस बी प्लस 2 के बराबर होना चाहिए अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए ही बात कर रहे थे अपन कि इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2bx यहाँ से और यहाँ से 3a आ जाएगा। x लेस देन 1 पे ये बात है, x ग्रेटर देन 1 पे ये बात है, तो हमारे पास लिमिट क्या आनी चाहिए, 2b और 3a को बराबर करना पड़ेगा। तो आपके पास a b में एक रिलेशन यहाँ से है, दूसरा रिलेशन यहाँ से है, इनको सॉल्व करके आप a और b की दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब ये तो आपका सिंपल एक्सप्रेशन था, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। कॉम्प्लिकेटेड के लिए फिर से कह रहा हूं कि अगर एक्सप्रेशन आपको थोड़ा टफ सा दिखे तो ऐसे में आप हमेशा लिमिट्स का ही यूज करेंगे। ऑल्दो फाइंडिंग कोफिशिएंट्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको रेयरली ही दिखाई देंगे। कोफिशिएंट्स का मतलब होगा कि आपको इसी तरीके से मैक्सिमम टाइम्स सॉल्व करने को रहेगा, ठीक है। अपन आगे बात करते हैं कुछ जो हमने डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल और अलजेब्रा से रिलेटेड चीजें देखी थी। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाता है कि मॉड ऑफ x साइन x, ठीक है, इसकी बात कर लें, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 मॉड ऑफ x साइन x, ठीक है, इसकी बात कर लिया। 3 मॉड x माइनस मॉड ऑफ साइन x की बात कर लिया है, ठीक है। 3 मॉड x माइनस साइन 3x, ठीक है, इसकी बात कर ली। और हाँ ठीक है, फिर मॉड पे आएंगे बाद में, ठीक है। ये तो अभी सिंपल से एक्सप्रेशंस अपन देख लेते हैं कुछ के। चलिए तो देखते हैं इसको। मॉड ऑफ x साइन x में देखिए क्या है कि इसको दिक्कत कहाँ पे हो सकती है, x इक्वल टू 0 पे दिक्कत हो सकती है, बाकी और तो कहीं दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो अगर आप इसे देखें तो मॉड ऑफ x आपका कैसा है, x इक्वल टू 0 पे अगर बात करें तो ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये आपका नॉट डिफरेंशिएबल है और ये आपका डिफरेंशिएबल है,
भाई x इक्वल टू 0 को छोड़ करके तो हर समय ये फंक्शन कैसा था आपका, डिफरेंशिएबल था। x इक्वल टू 0 पे ही दिक्कत थी, क्यों? क्योंकि एक आपका कंटिन्यूअस डेरिवेबल है, दूसरा कंटिन्यूअस नॉट डेरिवेबल है, और इसी के लिए हमने शॉर्टकट सीखा था क्या, कि अगर ये डिफरेंशिएबल कब होगा, कि डिफरेंशिएबल होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि कंटिन्यूअस डेरिवेबल वाला जो फंक्शन है ना, उसकी फंक्शनल वैल्यू को कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो x इक्वल टू 0 पे आप देखो sin x की वैल्यू कितनी बन रही है, 0 के बराबर बन रही है, और इसलिए फंक्शन कैसा है आपका, डेरिवेबल है एट x इक्वल टू 0 एज वेल। तो एक ही पॉइंट पे दिक्कत हो सकती थी, x इक्वल टू 0 पे, और वहां पे भी फंक्शन कैसा है आपका, डेरिवेबल आ रहा है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में देखिए आप 3 mod x माइनस मॉड ऑफ साइन 3x की बात कर रहे हो। अब इसको भी दिक्कत कहां पे हो सकती है, ऐसे पॉइंट जहां मॉड ऑफ x आपका 0 हो जाए या फिर मॉड ऑफ साइन 3x आपका 0 हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर x इक्वल टू n पाई बाई 3, ऐसे पॉइंट्स पे हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट होगी। अब x इक्वल टू 0 पे अगर आप देखें तो यहां पे आपके पास नॉट डिफरेंशिएबल माइनस ये नॉट डिफरेंशिएबल, ऐसा केस। अब इसके लिए तो आपको चेक करना पड़ेगा, आपके लिए कोई और ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, तो इसको सबसे पहले हमने कहा कि भाई इसके लिए कोई शॉर्टकट थोड़ी बनाया था, 3 mod x माइनस मॉड ऑफ साइन 3x। तो अगर आप x को ग्रेटर देन 0 वाला केस लेते हो तो 3x माइनस साइन 3x। हम x इक्वल टू 0 के ही नेबरहुड में केवल बात करेंगे, बाकी n पाई बाई 3 वगैरह पे अगर देखें, ठीक है, तो n पाई बाई 3 पे देखिए क्या होगा, n पाई बाई 3 वेयर n इज नॉट 0, वेयर n इज नॉट 0। ठीक है, दो अलग अलग बांटा है मैंने, क्योंकि 0 पे ये भी नॉट डिफरेंशिएबल है, ये भी नॉट डिफरेंशिएबल है। n पाई बाई 3 में अगर n को नॉन जीरो रखते हैं तो ये तो आपका डिफरेंशिएबल है ना, और दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल है, तो ये पता है पक्का कैसा होगा, डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल मिलके नॉट डिफरेंशिएबल ही आएंगे, ये चीज हमें पहले से पता है। इसमें केवल डाउट है 0 पे, तो 0 वाले को चेक कर लो। तो 0 वाले पे देखिए आप, जब x ग्रेटर देन 0 लोगे तो ऐसा आएगा, x लेस देन 0 लोगे तो माइनस 3x प्लस साइन 3x आएगा। ठीक है, अब ये भी सिंपल है, ठीक है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस था ही। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए यही वाला मेथड अप्लाई कर लो, सिंपल डिफरेंशिएशन करना, 3 माइनस 3 cos 3x, और यहां से माइनस 3 प्लस 3 cos 3x। अगर आप 0 के नेबरहुड में देख रहे हो तो ये वैल्यू आपकी दोनों ही बराबर आ जाएंगी, 0 के बराबर। इसका मतलब कि फंक्शन आपका x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल था। तो आंसर क्या बोलेंगे हम, आंसर बोलेंगे कि दिस फंक्शन, दिस होल फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू n पाई बाई 3, ठीक है, वेयर n इज एनी इंटीजर अदर देन 0। ठीक है, इंटीजर में से आप 0 हटा दो, ठीक है, n इज एनी इंटीजर अदर देन 0। हर एक केस में ये फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इन शॉर्टकट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो दोनों रूल्स से रिलेटेड थे। मॉड ऑफ ln x का होल क्यूब, इसको चेक करना है तो कहां पे चेक करना चाहिए, ऐसे पॉइंट पे जहां पे ln x का होल क्यूब 0 के बराबर होता हो, मतलब कहां पे 0 होगा, x इक्वल टू 1 पे 0 होगा। तो क्या करें, अंदर वाला फंक्शन जो लिखा हुआ है ln x का होल क्यूब, क्या वो कंटिन्यूअस है, हाँ है। ये बात पता चलने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको fx अगर ln x का होल क्यूब था जो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आपको f-1 निकालना है। ठीक है, और f-1 आपका कितना आएगा, 0 आ जाएगा, इसलिए फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ पे आपको x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, लेकिन आप f' निकालने जाओगे। ठीक है, ln x आपका कंटिन्यूअस है, तो आप ये जान करके कि ln x आपका कंटिन्यूअस है, आप उसका डिफरेंशिएशन करने गए, f' आपका 1/x आया, f'1 आपका नॉन जीरो आ गया, तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। ऐसे ये भी देखिए, इसका डिफरेंशिएशन अगर आप, मतलब ये कंटिन्यूअस तो है ही है, बाकी कहां पे चेक करोगे, x इक्वल टू n पाई पे इसको चेक करने जाओगे, और जब एक n पाई पे चेक करोगे तो डिफरेंशिएशन देखो, f' इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर x cos x, है ना। कंटिन्यूअस किसको होना है, अंदर वाली चीज को कंटिन्यूअस होना है, ओवरऑल मॉड को नहीं, अंदर वाली चीज को। ठीक है, तो sin क्यूब x आपका कंटिन्यूअस है, तो आपने कहा f' निकालने हैं, f' निकालेंगे तो n पाई पे f' n पाई 0 आएगा, और इसलिए ये भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। इसकी बात करें तो कहां पे चेक करना चाहिए, 1 पे और -4 पे, यहीं पे चेक करना चाहिए। तो 1 और -4 पे अगर आप देखो तो अंदर वाली चीज ये fx, ये कंटिन्यूअस है, तो इस fx आपका x-1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 है, कहां पे चेक करना चाहिए, +1 और -4 पे। तो f' जब आप निकालोगे
एफ डैश एक्स कितना आएगा 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एफ डैश 1 आपका 0 आएगा, है ना, लेकिन एफ डैश एट माइनस 4 आपका नॉन जीरो आएगा, और इसलिए यहाँ पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा सिंपली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 की बात करें तो यहाँ पे आपको कहाँ पे चेक करना चाहिए, सिर्फ एक्स, ये तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, ये कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल है, चेक कर कहाँ पे कर रहे हैं, x इक्वल टू 3 पे, और कहीं तो दिक्कत है नहीं, बाकी तो हर समय डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। तो जब इसकी बात करेंगे तो आपको क्या चाहिए था कि दिस विल बी डिफरेंशिएबल ओनली इफ आपका कंटिन्यूअस डेरिवेबल वाला 0 हो जाए। तो x इक्वल टू 3 पे आप देखो कंटिन्यूअस डेरिवेबल वाला 9 हो जा रहा है, फंक्शनल वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है, ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं, फंक्शनल वैल्यू 9 आ रही है, इसका मतलब कि, है ना, ये आपका नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा। इसकी बात करते हैं कहाँ पे चेक करना चाहिए, तो 2 और 3 पे चेक करना चाहिए पहले, लेकिन उसके पहले देख तो लो कि भाई ये 2 और 3 पे ये डिफरेंशिएबल होता भी है या नहीं होता है, क्योंकि ये तो आपका कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका कंटिन्यूअस तो है लेकिन नॉट डेरिवेबल है क्या 2 और 3 पे, तो बहुत आसान सा तरीका था जैसे अभी इन सब में कर रहे थे। इसका डिफरेंशिएशन निकाला, कितना आया, 2x माइनस 5 आया, x इक्वल टू 2 पे भी नॉन जीरो है, x इक्वल टू 3 पे भी नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका नॉट डेरिवेबल है, तो मॉड इज नॉट डेरिवेबल, तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, दूसरा है कंटिन्यूअस नॉट डेरिवेबल। तो प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, 2 पे देखना है और x इक्वल टू 3 पे भी सेम सिचुएशन है, ठीक है। तो देखिए 2, अब ये सिचुएशन में हमने क्या बोला कि कंटिन्यूअस डेरिवेबल वाले को 0 होना चाहिए, तो x इक्वल टू 2 रखने से तो 0 हो जाता है, 3 रखने से 0 नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे फंक्शन आपका नॉट डेरिवेबल है, यहाँ पे फंक्शन आपका डेरिवेबल आएगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो x इक्वल टू 2 पे ये नॉट डेरिवेबल है, वर्टिकल टेंजेंट वाला 1/2n+1 वाला पावर, तो ये कंटिन्यूअस तो है, नॉट डेरिवेबल है, ये कंटिन्यूअस है, डेरिवेबल है ना। तो इसका मतलब प्रोडक्ट के लिए अगर देखें तो x इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू 0 होती है, और इसलिए ये भी आपका कैसा होगा, डेरिवेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और देखते हैं एक बार। देखिए आपके पास लिखा गया था x² + 4 और मॉड ऑफ दिस मच, ठीक है। तो दिक्कत कहाँ पे होगी भाई, ये तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत हो सकती है, कहाँ पे, 1 और -2 पे, है ना, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या, इसका डिफरेंशिएशन पहले करके देखें। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे, इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन एट f डैश एट -1 निकालते हो, है ना, तो सॉरी f डैश एट +1 निकालते हो तो वो 0 आता है, और f डैश एट -2 निकालोगे तो कितना आएगा, नॉन जीरो आएगा। इसका मतलब कि अगर हमें डाउट किस पॉइंट पे था, x इक्वल टू 1 पे था और x इक्वल टू -2 पे था, तो 1 पे बात करें तो ये भी कंटिन्यूअस डेरिवेबल हो गया ना, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट तो कैसा हो जाएगा, डेरिवेबल हो जाएगा, क्योंकि भाई f डैश 1 0 हुआ, इसका मतलब ये ओवरऑल मॉड जो है आपका डिफरेंशिएबल था। और x इक्वल टू -2 पे अगर आप देखें तो दिस इज कंटिन्यूअस डेरिवेबल, दिस इज कंटिन्यूअस नॉट डेरिवेबल, ठीक है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, आपका जो कंटिन्यूअस डेरिवेबल वाली चीज है उसकी फंक्शनल वैल्यू 0 होनी चाहिए। -2 पे इसकी वैल्यू 0 है क्या, नहीं है, इसका मतलब कि ये चूंकि आपका नॉन जीरो था, इसलिए ये आपका नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये फंक्शन जो है x इक्वल टू -2 को छोड़ के बाकी हर समय डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट आते हैं, आपके पास px दिया हुआ है, px लेकिन लिखा गया है कि इज लेस देन और इक्वल टू e⁻x -1 है ना, ठीक है, ये गिवन था क्वेश्चन में, px इज लेस देन, हाँ ठीक है। तो आपको प्रूव करना है इस एक्सप्रेशन को। तो आप अगर देखो तो आपको दिख रहा है कि ये इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, मतलब मॉड ऑफ p'1 है। सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिस इज मॉड ऑफ p'1। तो मॉड वाले क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, ठीक है, आप एक इनइक्वालिटी जैसे दी गई है ना, इसी को यूटिलाइज करिए और लिमिट अप्लाई करिए। जैसे अगर आप p बात करते हैं, आप मान लीजिए px ये है आपका, ठीक है, p0 आपका a0 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन अगर ऐसा देखें मॉड ऑफ px, अच्छा एक रिलेशन और भी दे रखा होना चाहिए शायद, तो अगर अपन देखें यहां से तो मॉड ऑफ px आपका हमेशा इससे छोटा है ना, यही लिखा गया है। तो इसके मतलब कि अगर आप p1 की बात करोगे, ठीक है, p'1 अगर आपको चाहिए तो बेसिकली आपको ऐसे सोचना चाहिए कि मॉड के ऐसा नहीं कर सकते हम कि डिफरेंशिएशन कर दें, मॉड का डिफरेंशिएशन ऐसा तो नहीं कर सकते।
तो ये टर्म ले आनी पड़ेगी, और ये टर्म ले आने का तरीका क्या होगा आपका, px माइनस p1 अपॉन x माइनस 1 का मॉड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ये आपको कैलकुलेट करना चाहिए सो दैट कि आप इस एक्सप्रेशन तक पहुंच सकें, ठीक है। और लिमिट अंदर ट्रांसफर हो सकती है क्योंकि मॉड जो है कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो दिस इज p-1। तो हमें क्या करना है, हमें px माइनस p1 अपॉन x माइनस 1 इस एक्सप्रेशन को ले आना है। तो कैसे ले आएंगे, p1 देखिए क्या है, p1 का मॉड लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब p1 पक्का क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि px माइनस p0 सॉरी px माइनस p1, ठीक है, ठीक है, px माइनस p1 इज लेस देन e की पावर x माइनस 1 क्योंकि p1 तो 0 है। x माइनस 1 और चाहिए हमें डिनोमिनेटर में, ये टर्म ले आने के लिए, तो यहाँ पे आपने मॉड ऑफ x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। अब आप लिमिट लगा लीजिए, ठीक है। तो अगर आप लिमिट लगाते हो तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 और ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, तो ये आपका क्या बन जाएगा, p-1 का मॉड बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका, लिमिट अंदर ट्रांसफर कर दिया स्टैंडर्ड लिमिट 1, तो p-1 की लिमिट जो है आपकी सॉरी p-1 विल बी लेस देन और इक्वल टू 1, और यही चीज आपको यहाँ पे प्रूव करनी थी, ठीक है। तो मॉड वाले क्वेश्चंस में हमेशा क्या करना चाहिए, जो आपका एक्सप्रेशन है उसको कुछ इस तरीके से आइडेंटिफाई करिए और ये टर्म ले आनी है, इसको आपको टारगेट करना है, ठीक है, यूजिंग दिस इनइक्वालिटी। नेक्स्ट दो क्वेश्चंस देखते हैं और हम, ठीक है। fx g2 माइनस gx f2 अपॉन e रेज़ टू पावर x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1, f और g आपके डिफरेंशिएबल है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो एक तो आपके पास तरीका रहता है LH रूल वाला, LH रूल वाले तरीके से ही अपन सबसे पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्या कर सकते हैं कि LH अगर आपने अप्लाई किया, क्योंकि आपके f और g डिफरेंशिएबल थे, तो आपके पास क्या आएगा, g2 इंटू f डैश x, ठीक है, माइनस g डैश x इंटू f2 और डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो ये चीज तो अगर आपकी 1 को टेंड कर रही थी, ठीक है, पहले ही मतलब LH रूल अप्लाई करने के पहले ही मैंने इतना ऑपरेशन कर लिया, ठीक है। तो इसको तो मैं 1 बोल सकता हूं ना, बचेगा मेरे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, इसको मैंने 1 बोल दिया, बचेगा मेरे पास ये, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x आ गया, और एक्सटेंडिंग टू 2 था आपका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 आपने रख दिया, तो आपके पास बनेगा कितना, g2 इंटू f डैश 2 माइनस g डैश 2 इंटू f2 डिवाइडेड बाई कितना, 2x मतलब 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका एक और मेथड हो सकता था, वो कैसा मेथड है वो अपन इसमें इस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन के थ्रू। जैसे अगर मान लीजिए आपने लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 fx gx, और अगर आप ऑब्जर्व करें तो √3 क्या है आपका, √3 आप लिख सकते हो f2 इंटू g2 लिख सकते हो ना, f2 इंटू g2 डिवाइडेड बाई आपके पास नीचे क्या है, x प्लस 7 इंटू x माइनस 2, ये हो गया, ठीक है। ये कैलकुलेट करना था आपको। तो एक तरीका फिर से आप LH रूल अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका और क्या है, तो जैसे देखिए यहाँ पे x है, fx इंटू gx माइनस fa इंटू ga, तो अगर एक साइड xx है एक साइड a है, तो आप क्या करो, x और a का कॉम्बिनेशन ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब आप क्या करो, fx gx माइनस fx इंटू g2 प्लस fx इंटू g2, ठीक है, माइनस f2 इंटू g2, ये लगा दो, और x प्लस 7 ने तो 9 बनाना है, वो तो कोई तकलीफ दे नहीं रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 आपने x माइनस 2 और लगा दी, ठीक है, ये बात अब सही है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिए, अगर आप इस पोर्शन को अलग करो, ठीक है, लिखता हूं मैं ये इतने टर्म को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया स्प्लिट, ठीक है, तो क्या बनेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ठीक है, इसमें से देखिए fx आपका कॉमन, fx कॉमन, gx माइनस g2 अपॉन x माइनस 2, प्लस देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू 2, यहाँ पे इन दोनों में से देखिए आपका fx g2 था ना, सॉरी यहाँ पे भी fx g2, ठीक है, fx g2 को आपने ऐड सब्ट्रैक्ट किया था, तो इन दोनों में से देखिए आपका g2 कॉमन हो जाएगा और आपके पास बचेगा fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। अब भाई ये तो डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन ही था ना, ठीक है, डेरिवेटिव्स का, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 gx माइनस g2 अपॉन x माइनस 2 विल बी g डैश 2, और ऐसे ही ये f डैश 2, तो दिस आंसर इज, यहाँ पे ये f2 गया सीधा सीधा इंटू g डैश 2
प्लस g2 गया सीधा सीधा f-2, क्योंकि डेरिवेबल है इसलिए ये क्वांटिटी कैसी रही होगी, फाइनाइट रही होगी, ये भी फाइनाइट रही होगी, तो हम ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। सेम तरीके से अगर आप यहां पे करना चाहते तो यहां पे आपको ऑब्जर्व होगा कि x और a का कॉम्बिनेशन है fx ga माइनस gx fa, तो ऐसे में क्या करिए आप fa ga ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहां आपने xx और a थे तो आपने x और a का कॉम्बिनेशन ऐड सब्ट्रैक्ट किया, वैसे यहां पे x और a है तो आप a का कॉम्बिनेशन मतलब fa ga आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और उस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। एक और इसी तरीके का रिजल्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट आपके पास एक स्पेशल रिजल्ट आता है, अगर आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस जी एच, ठीक है, माइनस f ऑफ a प्लस पी एच डिवाइडेड बाई जी एच माइनस पी एच, जहां आपका ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 जी एच और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पी एच, अगर ये दोनों ही आपके, ठीक है, 0 हो, ये भी 0 हो, तो दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज f डैश a, ठीक है, a प्लस जी एच माइनस ए प्लस पी एच अपॉन जी एच माइनस पी एच इज इक्वल टू एफ डैश ए। ये आपका एक स्पेशल रिजल्ट आता है, डायरेक्टली इसको यूज करते हैं। ध्यान रहे कि ये क्वांटिटी जी एच और पी एच आपकी 0 को टेंड करते हुए होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक देख लेते हैं अपन। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 प्लस साइन एच और डिवाइडेड बाई h इंटू साइन एच इंटू टेन एच, ठीक है। तो दिस इज एज गुड एज एच क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 प्लस साइन एच और डिवाइडेड बाई एक तरीके से एच क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब आप देखो ये चीज 0 को टेंड कर रही है, ठीक है, ये चीज 0 को टेंड कर रही है, a प्लस जी एच ए प्लस पी एच। अगर यही जी एच माइनस पी एच आपका नीचे होता, मतलब h माइनस साइन एच अगर नीचे होता, ठीक है, 1h माइनस साइन एच से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आप देखें तो ये क्वांटिटी को क्या बोलेंगे आप, f-2। तो f-2 इंटू h माइनस साइन एच अपॉन एच क्यूब, तो लिमिट h टेंडिंग टू 2 h माइनस साइन एच, सॉरी h टेंडिंग टू 0 h माइनस साइन एच अपॉन एच क्यूब। ये तो आपने निकाला भी होगा एक्सपेंशन करके, कितना आता है ये 1/6 आता है। तो दिस इज इक्वल टू 1/6 f-2। f-2 जितना भी दिया हो आप उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख सकते हैं। तो क्या देखना था, ये क्वांटिटी अगर 0 को टेंड कर रही है, ठीक है, तो आप उन्हीं के डिफरेंस से नीचे डिवाइड कर दो, f डैश बन जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, ठीक है। एक दो पॉइंट्स और देखते हैं और उसके बाद फंक्शनल रूल पे जाएंगे अपन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि fx आपका बाउंडेड फंक्शन है, और देखिए क्या क्या होना चाहिए पहले से, कोई भी थ्योरी आप डिडक्ट करो उसके पहले आप समझ लो क्या क्या कंडीशंस हैं डिड्यूस करने के पहले, कि अगर आपका fx एक बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। बाउंडेड का मतलब क्या होता है, आप फंक्शंस में अच्छे समझते होगे शायद, कि बाउंडेड का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जिसकी रेंज में प्लस इन्फिनिटी ना आ जाए या माइनस इन्फिनिटी ना आ जाए, उसको कहते हैं बाउंडेड, ठीक है। तो बाउंडेड फंक्शन में क्या होता है कि रेंज मैक्सिमम कुछ होगी या फिर मिनिमम कुछ होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है इस फंक्शन के लिए तो इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है माइनस इन्फिनिटी, ऐसा नहीं होगा वहां, ठीक है। ना तो प्लस इन्फिनिटी होना चाहिए ना तो माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए उसकी रेंज में, ठीक। तो इसको बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन। अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है, डिफरेंट और डिफरेंशिएबल है, सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं, लिमिट अगर मान लीजिए इसका कहते हैं, हाँ डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है, डिफरेंशिएबल है, तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी f डैश x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है, ठीक है, तो उसके डिफरेंशिएशन की x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे वैल्यू कितनी होगी, तो वैल्यू ये होगी 0 अगर एग्जिस्ट करती है तो, इफ एग्जिस्ट, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे भाई साइन एक्स आपका डिफरेंशिएशन अगर निकालें, साइन एक्स बाउंडेड तो है, डिफरेंशिएबल भी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉस एक्स 0 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉस एक्स अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मली बिना इस थ्योरी के, तो आप क्या बोलोगे, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये बात हम केवल तभी करेंगे अगर एफ डैश एक्स की लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करती है, तो वो 0 के अलावा और कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। अगर एफ एक्स आपका बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, तो
और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, तो वो वैल्यू पक्का कितनी होगी आपकी, 0 के बराबर ही होगी, इसके अलावा और कोई वैल्यू वो अटेन नहीं कर सकता। क्योंकि आप समझ सकते हो कि अगर मान लो मैं कहता हूं कि ये कुछ पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये वैल्यू कुछ पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे लगातार आपका ग्राफ इंक्रीज करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा इंक्रीज, और अगर कितना भी राइट जाके इसका ग्राफ लगातार इंक्रीज ही कर रहा है तो इंक्रीज करते करते कहां निकल जाएगा भाई, इन्फिनिटी तो निकलेगा ही। और उसी तरीके से अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव था, निगेटिव हो गया, ठीक है, एफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स, तो इसका मतलब क्या है, कितना भी हम राइट में जा रहे हैं हमेशा एफ डैश जो है आपका निगेटिव आ रहा है, मतलब ग्राफ हमेशा कैसा है, एफ एक्स का डिक्रीजिंग है, और डिक्रीज करते करते फिर वो कहां निकल जाएगा, माइनस इन्फिनिटी निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फिर वो बाउंडेड नहीं रह गया। तो बाउंडेड होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका एफ डैश एक्स की लिमिट अगर एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करती है तो वो पक्का क्या होगी, 0 होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती। फंक्शनल रूल से ही रिलेटेड है, बट एक छोटा सा अलग से पॉइंट अपन पढ़ते हैं क्या, कि इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, अगर एफ एक्स आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो, ठीक है, पॉलिनोमियल है अगर मान लीजिए, ठीक है, एंड एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स की वैल्यू आपके एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स के बराबर आती है, तो ऐसे केस में क्या होता है, इफ फॉर अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, देन एफ एक्स किस टाइप का होगा, एफ एक्स आपका कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स अगर इसके बराबर है तो, और ये दिया हुआ है कि एफ एक्स आपका पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल कुछ ऐसा ही होगा। जैसे मान लीजिए, ऐसा आप क्वेश्चन रिवीजन मॉड्यूल के अंदर तो करेंगे ही, बट अपन देख लेते हैं एक बार, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ये सब जो भी है, या फिर थोड़ा सा और ट्विस्ट कर लेते हैं अपन। मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि एफ ऑफ एक्स वाई है ना, और एफ ऑफ वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, मान लीजिए ऐसा कहा जाए, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि एफ एक्स आपका पॉलिनोमियल है, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड F3 इज -26, ठीक है, तो आप बताइए कि एफ एक्स क्या होगा। तो ऐसे में क्या करो, आप y को 1 बाई एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 1 बाई सॉरी एफ ऑफ, अच्छा सॉरी एक मिनट, एक्स स्क्वायर वाई में कर देता हूँ, ठीक है। अब तो y को 1 बाई एक्स रखा तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स इंटू ये बन गया आपका एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, यही बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका एफ एक्स कैसा होगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि ये 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n जैसा ही होगा। और चूंकि आपका F3 -26 है तो ये कब हो सकता है, जब आपका 1 माइनस एक्स की पावर n रहे, है ना, और n भी कितना रहे, 3 रहे, तभी तो ऐसा होगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब यहां से आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन फंक्शनल रूल पे। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू समथिंग, है ना, और आपको एफ एक्स की मतलब एफ एक्स फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब जैसे बहुत सारे तो आपने याद भी रख लिए होंगे कि जैसे एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई रहता है, तो वहां पे एफ एक्स को आप ले लेते हो कुछ लीनियर टाइप का, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स, या फिर एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई टाइप का रहता है, उसके लिए आप क्या करते हो, एक्स प्लस वाई टाइप का रहता है। तो ये चीज तो आप नोट्स में लिखे भी होंगे, एक बार को उसको रिकॉल कर लेना। अपन जनरल मेथड की बात कर रहे हैं, जब हमारे पास थोड़ा अननोन टाइप का दिखे, जैसे ये क्वेश्चन है ना, ऑल्दो अगर कोई चाहे तो सीधा हिट एंड ट्रायल से समझ सकता है कि एफ एक्स को tan इनवर्स एक्स रख लेना चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई कुछ इस तरीके का होगा, मतलब इट शुड बी ऑफ टाइप tan इनवर्स एक्स, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला उसको कोरिलेट कर रहा है एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई वाला। लेकिन अपन जनरल तरीके से अगर जाएं कि हमें ये tan इनवर्स एक्स हम मतलब सीधा ऐसे ही स्ट्राइक करने की जगह मेथड से कैसे निकालेंगे, तो अपन देख सकते हैं, जैसे मान लो कि एक सोल्यूशन इसका स्टार्ट करें, तो मेनली तो क्या है, कुछ चीजें पहले सब्स्टिट्यूट करके इधर उधर रिजल्ट निकालना पड़ता है हमें। तो अगर मान लीजिए मैं y की जगह पे माइनस एक्स रख देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, यही मिलेगा, ठीक है। एफ ऑफ 0 की बात करें अगर मान लीजिए, है ना, तो हमने क्या किया कि x और y दोनों को 0 रख लिया इनिशियली,
तो 2f0 आ जाएगा इज इक्वल टू आपके पास f0 आ जाएगा। इसका मतलब ये कितना है, 0 के बराबर है। तो आपके पास बना क्या है यहां से कि fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ माइनस एक्स। तो ये चीज आपको पता चल गई, फंक्शन कैसा होगा, ऑड होगा, 0 पे उसकी वैल्यू 0 होगी। ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है ना। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमें ये मेन चीज दी गई है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx बाई एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी अपना जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाली चीज है उसका यूज करें। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर अपन जाना चाहें, है ना, तो अपन कैसे जा सकते हैं। देखिए अपने पास जैसे मान लीजिए कि आपका जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है कि f डैश x, है ना, f डैश x लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। यही होता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ये टर्म अगर आपको जनरेट करनी रहे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखो आप एफ एक्स प्लस एच के साथ यहाँ पे आपने माइनस एफ ऑफ एक्स लिखा है, यहाँ प्लस रहता प्लस एफ ऑफ एक्स, तो ये फॉर्मूला आप लगा देते। लेकिन अब इसको प्लस, इतने पोर्शन में प्लस कैसे बदल सकते हैं हम, तो अपन ऐसा कर सकते हैं ना कि माइनस एफ एक्स को हमने रख दिया एफ ऑफ माइनस एक्स, सो वी कैन राइट इट डाउन एज लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, ऐसा रख सकते हैं। तो x की जगह आप x प्लस एच रख दो, y की जगह पे आप माइनस एक्स रख दो, आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया, लिमिट एस टेंडिंग टू 0। अब आप जो गिवन रूल है उसका यूज कर रहे हो, तो आपने ये दोनों पुट किया, x की जगह पे ये और y की जगह पे माइनस एक्स, तो f ऑफ कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम, मतलब h, है ना, दोनों का सम h हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स वाई, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए और बचा आपके पास x प्लस एच, और नीचे आपके पास बचेगा h। तो दिस इज लिमिट एस टेंडिंग टू 0 f ऑफ h अपॉन 1 प्लस एक्स एच प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई h, ऐसा कुछ है। ठीक है, अगर लिमिट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, इसको लिख दिया मैंने एफ एच अपॉन 1 प्लस एक्स एच प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, यही था एक्स एच प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाई यही टर्म आपकी नीचे भी रहती, ठीक है, और इसी टर्म से आपने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स एच प्लस एक्स स्क्वायर, इससे आपने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइडेड बाई एच इधर है। तो ये देखिए इतना क्या लिखा हुआ है, ये पूरी चीज क्या लिखी हुई है, एफ ऑफ जो साथ में चीज है आर्गुमेंट 0 को टेंड कर रहा है और वही सेम चीज नीचे है, मतलब कि कुछ इस तरीके का f का साथ जो चीज है वो 0 को टेंड कर रही है और नीचे सेम लिखा हुआ है, मतलब ये 2 है तो ये भी 2 होगा। तो ये आपके पास 2 आ गया और आपके पास बाकी बच रहा है लिमिट एस टेंडिंग टू 0, h को साफ कर दिया 1 प्लस एक्स एच प्लस एक्स स्क्वायर, सो इट इज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर f डैश x, सो fx इज 2 tan इनवर्स x प्लस c, है ना। अब c की जगह पे क्या रखे, तो आपको पता है 0 0 के बराबर है, इसलिए c भी क्या होगा, 0 होगा, सो fx इज नथिंग बट 2 tan इनवर्स x। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ये गिवन है fx प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू fx प्लस fy का होल क्यूब, और आपको कहा जा रहा है f डैश 0 आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ऐसे में फाइंड f ऑफ 10। ठीक है, तो अब fx फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आपने देख लिया कि भाई ऐसे ही रैंडमली कुछ भी वैल्यू पुट करते रहते हैं, तो xy को 0 पुट कर लीजिए, तो यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है कि f0 इज इक्वल टू 2f ऑफ 0, सो आई विल गेट f0 इक्वल टू 0, है ना। अब माइनस एक्स वगैरह रखने का यहाँ कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है, कुछ अलग ही कुछ बनने लगेगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। फिर अपन आते हैं कि f डैश 0 के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो f डैश 0 का टर्म लिखें यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 यही होगा आपका f डैश 0। अब इसको लिखते हैं अपन, तो f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करें अगर इसको लिखने में, तो x की जगह आप 0 रख रहे हैं और y की जगह पे h रेज टू पावर 1/3, तो आपके पास आया f0 प्लस, है ना, y की जगह कितना था, h की पावर 1/3, ठीक है, का होल क्यूब माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h, तो ये दोनों गए कट। ठीक है, तो आपके पास एक्सप्रेशन बचा हुआ है लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ h रेज टू पावर 1/3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई h। ठीक है,
ओके, अब यही आपका मान लीजिए कि ऐसा रहे और इसकी पावर में 3 कर दूं, तो कोई डिफरेंस तो नहीं बन गया? अभी भी चीज तो वही लिखी हुई है ना जो पहले लिखी हुई थी, f ऑफ h रेज टू पावर 1/3 का होल क्यूब और डिवाइडेड बाई h, यही लिखा हुआ है। और ये आपका f डैश 0 के बराबर है ना? तो अब यहां से अपन क्या देख सकते हैं कि भाई ये भी क्या होगा, इतनी बात करें अगर भाई ऐसा लिखें या फिर ऐसा लिखें, कोई फर्क थोड़ी ना है। और ये खुद भी क्या है, f डैश 0 है कि नहीं? ये f डैश 0 है, f के आर्गुमेंट में 0 की तरफ जा रहा है और वही सेम नीचे लिखा हुआ है, तो यही आपका f डैश 0 नहीं हो गया क्या? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ऐसा लिख सकता हूं ना, ठीक है? तो इसका मतलब ये f डैश 0 है और f डैश 0 की पावर में 3 लगा दिया गया है, तो f डैश 0 की पावर में 3 इज इक्वल टू f डैश 0, ऐसा हो गया ना? मतलब t इज इक्वल टू टी क्यूब, तो t इज इक्वल टू टी क्यूब से t की क्या वैल्यूज मिलेंगी, या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा या तो -1 मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो इसका मतलब क्या हुआ कि f डैश 0 कैन बी 0 और 1, यही कह सकता हूं मैं। भाई -1 तो नहीं हो सकता, तो f डैश 0 की दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। ये आपका f डैश 0 निकल करके आ गया। ओके, आगे आप और क्या कर सकते हैं, ये तो f डैश 0 निकल के आया, f डैश x चाहिए ना हमें, तो f डैश x आएगा तब हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो अब हम f डैश x की ओर जाते हैं। f डैश x इज इक्वल टू कितना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। तो f ऑफ x प्लस h की बात करें हम, है ना, वही x की जगह x रखा, y की जगह h की पावर 1/3, तो fx प्लस f ऑफ h की पावर 1/3 रेज टू पावर 3 माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई h। fx ने fx को साफ किया, बाकी बचा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ h की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई h की पावर 1/3 और होल रेज टू पावर 3, यही बन गया ना। सो दिस इज f डैश 0 का होल क्यूब, पहले बार की तरह ही। तो ये वैल्यू क्या होगी, या तो 1 होगी या तो 0 होगी। तो आपको पता चल गया कि f डैश x या तो 1 होगा या तो 0 होगा। तो इसका मतलब fx को क्या होना चाहिए, या तो x प्लस कॉन्स्टेंट टाइप का और या फिर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, है ना। f0 आपका 0 के बराबर था, दैट मीन्स कि वो कॉन्स्टेंट 0 ही होना पड़ेगा अगर आप इस वाले को फॉलो करते हो, क्योंकि भाई कॉन्स्टेंट है तो थ्रू आउट 0 ही रहेगा फिर, क्योंकि एक पॉइंट पे 0 था तो हमेशा 0 रहना पड़ेगा। और दूसरा fx इज इक्वल टू x को फॉलो करेगा। तो दो पॉसिबिलिटीज यहां से निकल रही हैं, fx इक्वल टू x और आपका fx इक्वल टू 0।